हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है आपकी मेधावी की परीक्षा होने वाली है। फैब में स्टार्टिंग में तो नहीं हुई है, एंड में हो सकती है या फिर मार्च की स्टार्टिंग में हो सकती है। आपको मैंने बताया इससे पहली वाली वीडियो में कि 2023 में जो हमारा पेपर होने वाला है उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लेना ताकि आपको उसका पैटर्न पता चल जाए। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं बच्चे, आज की वीडियो में हम उसका एक सैंपल पेपर करेंगे कि किस तरीके का पेपर आएगा। उसी के आधार पर फिर हम अपनी फर्दर तैयारी शुरू करेंगे। तो बच्चे पहले आपको ये सारी बातें मैं बता चुकी हूँ। 120 मार्क्स का ही होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो होंगे 60 होंगे। ये सारी बातें बता चुकी हूँ। तो अब जल्दी से इसका पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला आपका सेक्शन होगा बेटे, इसमें 6 होंगे सारे के सारे टोटल सेक्शन। पहला होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मात्रात्मक योग्यता, मैं दोनों को साथ साथ लेके चलूंगी, इंग्लिश और हिंदी को, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस चीज़ के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका आपको बोडेमस का नियम पता होना चाहिए। तो देखो DMAS, DMAS। तो देखो बेटे, डी यानी कि डिवीजन पहले सॉल्व होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई और उसके बाद एडिशन और सबसे लास्ट में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन सोल्व कर लें। तो 8 × 4 + 0 आपको पेपर में नीचे करना है, रफ कार्य के लिए नीचे मिलेगा, यहीं पे मत कर देना। अगर आप यहीं करेंगे तो आपका पेपर गलत माना जाएगा। आपको नीचे रफ काम के लिए पेज मिलेगा, देखो ऐसे वाला, ठीक है बेटा, ऐसे। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, रफ काम के लिए आपको पेज मिलेगा ऐसे वाला। तो यहाँ पे आपने करके देखना, ठीक है। यहाँ मत करना, मैं तो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। समझ आ गई आपको कहाँ पे करना है। तो पहले हमने इसको सोल्व किया 25, 5 की टेबल में 25 कहाँ आता है, 5 पे आता है। अब किसको सोल्व करेंगे, इन दोनों को करेंगे। तो 8 4 जा 32 + 0 - 5। तो 32 में से 5 सीधा माइनस कर दो, कितना बचेगा, 27। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने टिक लगाना है। जो आंसर है उसी में टिक लगाना है। आगे पीछे यहाँ टिक लगाओगे, यहाँ लगाओगे तो वो नहीं माना जाएगा। इस बॉक्स में ही आपने टिक लगाना है। वन मोर थिंग बेटा, अगर मान लो आपने गलती से इसमें टिक लगा दिया और फिर आपको पता चला आंसर ये है, तो आप वहां पे ऐसे मत करना, यू क्रॉस कर दिया, तो वो भी गलत हो जाएगा। जो आपका आंसर है वो एक बार सोच समझ के आंसर करना है। ब्लैक और ब्लू दोनों में से कोई भी बॉल पेन लेके जाना है और एक आंसर को ही टिक करना जो है, ठीक है। अगला देखिए, इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर ऑन द ground, what is the distance between Kashmir and Kerala on the map if they are 2700 किलोमीटर apart on the ground? यदि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर 200 किलोमीटर की दूरी के बराबर है। देखो बेटे, कोई भी मैप जब हम बनाते हैं तो वहां पे तो पूरी दूरी नहीं करते, हम कह देते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 200 के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा दिया है 200 किलोमीटर के इक्वल है। तो मानचित्र पर कश्मीर और केरल के बीच की दूरी क्या होगी अगर उनकी एक्चुअल में दूरी जो है 2700 है। तो ऐसे सॉल्व करने के लिए हम सीधा क्या करेंगे बेटे, 2700 जो है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 200 से। क्यों कर देंगे, क्योंकि a कितने के बराबर है, 200 के, तो 2700 कितने के बराबर होगा। तो उसका फॉर्मूला यही है निकालने का। 2 0 से 2 0 गई, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बच गया 1, तो 2 5 जा 10। अब कुछ को समझ में नहीं आया होगा किया क्या है, तो 27 को मैंने 2 से डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के बाद 13.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। आप भी निकालेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर है। देखो बेटे, आपको इन्होंने क्या दिया है, आपको लेंथ जो है लेंथ दी है और पेरीमीटर दिया है, परिमाप दिया, और हमें क्षेत्रफल निकालना है। अगर क्षेत्रफल निकालना है हमने तो कैसे निकालेंगे बेटे, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला बताइए मुझे सबसे पहले। तो पेरीमीटर का क्या होता है हमारा, 2 × L + B इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 90 सेंटीमीटर। इतना हमारे पास है, 90 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो इसको करो, L की जगह क्या है 15 सेंटीमीटर है तो रख देंगे 2 × 15 प्लस में ब्रेथ और यहाँ पे 90, ठीक है। 15 की 2 से की तो क्या आया, 15 2 जा 30 + 2b, और यहाँ पे क्या आ गया बेटे
90 आ गया। अब 2b, 30 को हम यहाँ ले गए और 90 में से माइनस किया तो क्या बचा, जल्दी से बताओ, 60 बचा। तो 2b इज इक्वल टू यहाँ पे 60 और b ब्रेथ निकालने के लिए 60 को 2 से कर देंगे डिवाइड। तो अब हमारे पास क्या आ गया, लेंथ भी आ गई और ब्रेथ भी आ गई। लेंथ कितनी थी बेटे, 15 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी आई है बच्चा, ये आई हमारे पास 30 सेंटीमीटर। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया निकालने का। तो कर दो, 15 0 0, 15 3 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कहाँ पे आंसर हमारा, ये रहा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अब आराम से करेंगे। मैंने तो एक भी स्टेप मिस नहीं किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब अगला देखिए, ध्रुव कक्षा 5 का छात्र है। ध्रुव के अध्यापक ने उसे पूर्ण संख्याओं का भाग करना, भागफल व शेषफल ज्ञात करना तथा साथ ही उसे भाग की जांच करना सिखा दिया है। ध्रुव ने पूर्ण संख्याओं के भाग की संक्रिया सीखते हुए निम्न निष्कर्ष निकाले हैं। ध्रुव इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th. Dhruv's teacher has taught him how to divide whole number, find the quotient and remainder and also to check the division. Dhruv made to following conclusion. अब देखो भाई, ध्रुव ने कंक्लूजन निकाला क्या क्या, कि जो भागफल होता है हमेशा भाज्य से छोटा होता है। देखो बेटे, अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। ये अंदर जो होता है ये होता है भाज्य, ठीक है, और जो आंसर आता है उसे बोलते हैं भागफल। ठीक है, और जिससे डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं भाजक। ठीक है, और जो बचेगा उसे बोलते हैं शेषफल। अब इन्होंने हमें क्या कहा, भागफल हमेशा भाज्य से छोटा होता है। बिल्कुल एग्जाम्पल देती हूं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 4, ये 2 से डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 5, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। 5 लिख दिया तो 2 2 जा 4। तो इन्होंने क्या कहा, भागफल हमेशा भाज्य से छोटा होता है। ये भागफल है और ये भाज्य है, इससे छोटा है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है। भागफल व भाजक का गुणनफल हमेशा भाज्य के बराबर या कम होता है, यानी कि इसका और इसका गुणनफल, ये क्या है, भाजक और भागफल, इनका गुणनफल या तो इसके बराबर होता है या इनसे छोटा होता है। तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। तो बेटे 4 या तो देखो, या तो इसके बराबर है या इससे छोटा है, ये बात भी ठीक है। भाज्य, जो ये भाज्य होता है, भाजक और भागफल दोनों का गुणा और प्लस शेषफल। देखो अब 2 × 2 4 हो गया, प्लस में शेषफल हमने ऐड किया। शेषफल क्या बचा था, 1 बचा था, ऐड किया तो क्या आया, 5 आया। तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि भाज्य बराबर इनके होता, तो 5 और 5, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। शेषफल भाजक से बड़ा होता है, ये शेषफल रिमाइंडर जो होता है कि वो इस जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा होता है। तो बेटे ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट इसकी गलत है। तो ओनली डी, क्या आंसर हुआ हमारा, ओनली डी, केवल डी। इन्होंने हमसे पूछा कि कौन सा निष्कर्ष गलत निकाला है, समझ आ गया। अब अगले में चलते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 166 किलोमीटर इन 1 आवर। एक ट्रेन जो है बेटे 166 किलोमीटर चली जाती है 1 घंटे में। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इन 6.5 आवर। 6.5 घंटे में वो कितनी दूरी जाएगी। तो देखो बेटे, इसका सीधा सा सॉल्यूशन है, 1 घंटे में कितना जाती है, 166 किलोमीटर। 6.5 आवर में कितना जाएगी, 166 को 6.5 आवर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10790 आ जाएगा। अब एक डेसिमल यहाँ पे है, यहाँ पे भी 1 डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर क्या हो गया, 1079 किलोमीटर। आप करके देख लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, अगला है वह विकल्प चुने जो 3, 4 और 6 के सार्वगुणजों को दर्शाता। गुणज समझते हो बेटे कि इनके मल्टीपल, जैसे देखो 3 की टेबल में क्या क्या आएगा, 3 1 3, 3 2 6, इस तरीके से। ठीक है, 9, ये इसके क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। ऐसे ही 4 के 4, 8, 12, इस तरीके से। ठीक है, तो इनका सार्वगुणजों को दर्शाता है। तो उसको निकालने का देखो आसान सा तरीका बताती हूँ। इनका पहले आप निकाल लो एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम देखो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या आ गया 3 1 2 क्या आ गया 1 2 तिया 6 6 दूनी 12 यानी कि 12। तो 12 और 24 सीधा देखो इनमें ही है 12 और 24 ये तीनों के उसमें आएंगे तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। देखो बेटा ये आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है बेटे लुक एट द चार्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर 7 8 9 एंड 10 क्वेश्चन। द फॉलोइंग चार्ट डिस्प्ले द लाइकिंग स्टूडेंट फॉर वेरियस गेम। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि किन बच्चों को कौन कौन सा गेम कितना पसंद है। तो क्रिकेट जो है बेटे ये एक स्टार जो है ये बराबर है 30 स्टूडेंट के। तो पहले हम इन स्टार की काउंटिंग करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 कितने स्टार है 5 5 की 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 5 3 जा 15 तो 150 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे 3 है तो 3 की 3 से की 90 इस 30 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, याद रखना। 1 2 3 4 4 है तो बेटे कितना हो गया 120 1 2 3 4 5 6 तो कितना हो गया 180। ठीक है अब देखते हैं किस तरीके से। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक खो खो। खो खो कितने पसंद करते हैं 120। ये देखो सीधा आंसर आ गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन है कौन सा विद्यार्थियों को कौन सा खेल सबसे कम पसंद है। विच गेम इज द लेस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट्स। कौन सा खेल सबसे कम पसंद है जल्दी देखो। 90 स्टूडेंट को कौन सा फुटबॉल। तो फुटबॉल हमारा आंसर हो गया। फुटबॉल क्या हो गया बच्चे हमारा आंसर हो गया फुटबॉल। और यहाँ पे भी फुटबॉल। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर स्टूडेंट लाइक कबड्डी देन फुटबॉल। देखो बेटे कबड्डी को कितने पसंद करते हैं 180 और फुटबॉल को 90। तो कबड्डी में से फुटबॉल का माइनस कर देंगे। कबड्डी कितना है 180 और फुटबॉल कितना है 90। जब इस तरीके से पूछा जाए तो आंसर क्या आ गया 90। तो 90। अगला देखो राहुल के परिवार में 6 सदस्य हैं, 4 बड़े और 2 बच्चे। उनमें से एक केक खरीदा उन्होंने। Rahul family has 6 members, 4 elders, 2 kids. He bought a cake and divided equally it's among his family member. If the both kid together get 1/3 of the cake, how much is left for the elder? देखो बेटे अब इन्होंने कहा 1/3 जो केक है वो बच्चों को मिल गया तो एल्डर को कितना मिला। देखो बेटा 1/3 यानी कि पूरा केक कितना होगा 3/3 होगा तभी तो 1/3 मिला। और 1/3 किनको मिल गया बच्चों को मिल गया। तो इसमें बचा कितना एलसीएम आ गया। नीचे बेस सेम है तो 3 का 3 आ गया। तो नीचे वाले से 3 1 जा 3 और यहाँ पे 3 1 जा 3 तो 1 का 1 तो आंसर आ गया 2/3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा अगला देखो समझ में आ गया ना आप लोगों को। कुछ भी नहीं है इसमें, हमने सीधा जितना नीचे दे रखा था उतना ही ऊपर रख के केक का पूरा पार्ट मान लिया। अब अगला देखो बेटा ये वाले क्या है, ये आपके जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को तो आते हैं, बहुत ही अच्छे से आते हैं। जो नहीं कर रहे वो भी देख लीजिए, इनको भी सिखा देंगे आपको। कंप्लीट द गिवन फिगर बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटे इनमें से जो फिगर है उसको कंप्लीट करना है। यहाँ सीधा ऑप्शन है, आप पहले इसमें बना दो। कैसे बनाया हुआ है, ये लिया, उसके बाद क्या किया, ये किया, उसके बाद क्या किया, ये किया और ये किया। ऐसी फिगर कौन सी दिख रही है आपको, जल्दी देखो। ये दिख रही है नो, ये भी नहीं है नो, ये भी नहीं है नो, तो आंसर क्या बचा, ये बिल्कुल सेम लग रही है, देख लो। मैच हो रही है, हाँ जी मैम हो रही है। अब अगला देखो, यहाँ पे सर्कल है, कंप्लीट द गिवन फिगर बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे ट्राइंगल, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे ट्राइंगल, यहाँ पे क्या आएगा, सर्कल आएगा। तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन गलत, ये भी नहीं होगा। अब देखो आप इनमें कंफ्यूज हो सकते हो, बेटे बीच में है बिल्कुल, तो यहाँ पे भी बीच में ही होना चाहिए, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब अगली फिगर में भी बेटे कंप्लीट करना है, तो सीधी सी बात हमने क्या करना है, सेम बना लेना है, सेम बना लेना है। सेम बनाएंगे ऐसे, देखो यहाँ पे, और ये MC शेप जो है हमारी बना लेंगे। तो इस तरीके की शेप किस में बन रही है, जल्दी देखो। ये तो है नहीं, यहाँ पे ये वाला नहीं है, यहाँ पे उल्टा बना हुआ है, यहाँ पे पूरा बना ही नहीं है, तो आंसर बचा कौन सा, थर्ड वाला। एलिमिनेट करके आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अगला बेटे, रीना वॉज फेसिंग हर स्कूल एट द बिगनिंग। रीना ने अपना फेस जो है स्कूल की तरफ किया हुआ है। ठीक है, सी टर्न क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे चलती, ऐसे। ठीक है, पहले देखो 12 बजे मान लो, फिर 1 पे आती है, फिर 2 पे, इस तरीके से चलती है ना क्लॉक। तो इन्होंने कहा क्लॉकवाइज, वो अपने फेस को क्लॉकवाइज वेस्ट में घुमा लेती है। व्हाट एंगल डिड शी टर्न थ्रो, कितना एंगल वो घूमी। तो रीना शुरुआत में बेटे स्कूल की तरफ फेस करके खड़ी है, उसके बाद घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी घूमती है वो पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। तो पश्चिम इस साइड है, पता है आप लोगों को, ये दक्षिण है।
तो कैसे मुड़ी वो, यहाँ से यहाँ घड़ी की दिशा में। तो बेटे देखो 90 डिग्री तो ये था और 90 डिग्री ये है, तो कितना हो गया टोटल 90 और 90। देखो एक से यहाँ आई और यहाँ से यहाँ आई, तो 90 और 90 कितना हुआ 180 डिग्री। आंसर हमारा क्या हुआ 180 डिग्री। नेक्स्ट पे चलो बेटा, इन्होंने पूछा काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में से त्रिभुजों की संख्या काउंट कीजिए। तो 1 2 3 4 एक 5। और देखो बेटा हमने सिंगल सिंगल काउंट कर लिया, अब डबलिंग वाले काउंट करने। एक ट्राइंगल ये भी बन रहा है, एक ट्राइंगल ये भी बन रहा है, तो बेटे टोटल कितने हो गए 7 हो गए। देखो 1 2 3 4 एक ये पूरा और एक डबल वाले ये, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 7 हो गए। इनको अच्छे से काउंट करना जरूर आएगा आपके पेपर में। अगला है सिलेक्ट द वर्ड टू विच द लास्ट वर्ड इज रिलेटेड टू द सेम वे एज द फर्स्ट वर्ड इज रिलेटेड टू द सेकेंड वर्ड। देखो बेटे इसमें जो इनके बीच में रिलेशन है वही इनके बीच में होना चाहिए। तो शेर कहाँ रहता है मांद में रहता है, घोड़ा कहाँ रहता है अस्तबल में रहता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगले में सीरीज कंप्लीट करनी है, मिसिंग नंबर है यहाँ पे 3 7 7 के बाद 15। क्या आप देख पा रहे हैं 3 2 जा 6 प्लस 1 7 7 2 जा 14 प्लस 1 15 2 जा 30 प्लस 1, तो 31 2 जा कितना हुआ 62 62 प्लस 1 63, तो आंसर क्या हुआ हमारा 63। देखो इन्होंने क्या किया है 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और उसमें 1 ऐड किया, कितना हो गया 7। ऐसे ही 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 कर दिया। अगले में दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, व्हाट विल बी द कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। 12 10 जा 120, ऐसे ही तो 25 10 जा कितना होगा 250, ये 250 इसका आंसर हो गया। अगला देखिए सिलेक्ट द ओड वन आउट। ओड वन आउट आपको इनमें अलग बताना है, डॉग एलिफेंट बफेलो कैट। देखो बेटे कुत्ता भैंस बिल्ली ये सारे के सारे पेट एनिमल है और हाथी जो है जंगली जानवर है, इसलिए आंसर क्या हुआ एलिफेंट। विच कलर कैन बी सीन इन द रेनबो। रेनबो में इनमें से कौन सा कलर है, तो बेटे इनमें से पीला कलर जो है रेनबो में। आप सारे के सारे कलर याद कर लेना रेनबो के, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें आपको सेक्शन सी में कुल 2 भाषाओं के प्रश्न हैं, इनमें से एक भाषा का चयन करके प्रश्नों के उत्तर दो। तो आपको उनको क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है। इस कहानी में आपको क्या सीख मिलती है, चींटी नदी में कैसे गिरी। अगला है कबूतर ने चींटी को नदी में डूबने से कैसे बचाया। कड़कती शब्द का पर्यायवाची क्या है। कबूतर को शिकारी से बचाने के लिए चींटी ने क्या किया। देखो बेटे 10 मार्क्स का है, इसको अच्छे से करना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देना अपने पेपर में, ये 10 मार्क्स का है। एक बार कड़कती गर्मियों में एक चींटी को बहुत प्यास लगी हुई थी, वह पानी की तलाश में एक नदी के किनारे पहुंच गई। नदी में पानी पीने के लिए वह एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ी, पर वहां से वह फिसल गई। फिसलते हुए नदी में जा गिरी। पानी का बहाव तेज होने से वह नदी में बहने लगी। पास में एक पेड़ पर एक कबूतर बैठा था, उसने चींटी को नदी में गिरते हुए देख लिया। कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और नदी में चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। कुछ देर बाद चींटी किनारे लगी और वह पत्ते से उतरकर सूखी जमीन पर आ गई। उसने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को धन्यवाद दिया। उसी दिन शाम को एक शिकारी जाल लेकर कबूतर को पकड़ने आया। कबूतर पेड़ पर आराम कर रहा था, उसे शिकारी के आने का कोई अंदाजा नहीं था। चींटी ने शिकारी को देख लिया और जल्दी से पास जाकर शिकारी के पांव पर जोर से काटा। चींटी के काटने पर शिकारी की चीख निकल गई और कबूतर जाग गया, उड़ गया। समझ में आ गई स्टोरी। अब देखते हैं इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो भला, तो कौन सी मिलती है, कर भला तो हो भला। चींटी नदी में कैसे गिरी, कूदकर, फिसलकर, चलकर, उछलकर। आपको पता है कैसे गिरी, फिसलकर। कबूतर ने चींटी को कैसे बचाया, क्या फेंका था उसकी तरफ, पत्ता फेंका था, तो इसका आंसर यही होगा। पर्यायवाची यानी कि मिलता जुलता। कड़कती, कड़कती का मतलब होता है बेटे बहुत ज्यादा यानी कि बहुत अधिक। कबूतर को शिकारी से बचाने के लिए चींटी ने क्या किया था, शिकारी को जोर से काटा था। आपको ये सारे अच्छे से आने चाहिए। बुद्धा वॉकड ऑन फियरलेसली, ये बेटा एक पैसेज मिलेगा आपको और इसी के आंसर आपको जो क्वेश्चन है इनके आंसर करने हैं। सबसे पहले हमने एक आदत डालनी है, पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं
उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे। वेयर वॉज बुद्धा वॉकिंग। फाइनली द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड। हु आस्क्ड टू बुद्धा, हु आर यू मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ब in the sentence he swore and shouted at Buddha? Buddha went to the forest to save Angulimal from. चलिए पैसेज पढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ेंगे। Buddha walked on fearlessly. Angulimal ran as fast as he could, but could not catch up with him. He swore and shouted at Buddha, but Buddha smiled kindly at him and continued to walk through the forest. देखो बेटा, इसमें क्या बताया है, महात्मा जो बुद्ध हैं वो बिना डर के चले जा रहे हैं। एक अंगुलीमाल नाम का एक डाकू होता है, डाकू इसमें नहीं लिखा हुआ, वैसे बता रही हूँ मैं। अंगुलीमाल जो है वो इतनी तेजी से चलता है जितनी से वो चल सकता है, लेकिन ही could not catch up with him, लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं महात्मा बुद्ध को। He swore and shouted, वो उन पे चिल्लाते हैं बुद्ध पे, but बुद्ध smiled and kindly at him and continued to walk. वो स्माइल मतलब बहुत ही प्यार से स्माइल करते हैं और कंटिन्यू रखते हैं अपनी वॉक को थ्रू द फॉरेस्ट में। कहाँ पे? जंगल में। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर वॉज बुद्धा वॉकिंग, तो आपको आंसर मिल चुका है। कहाँ पे बच्चे? फॉरेस्ट में। इस तरीके से हमें देखते हुए चलना। आगे है एक क्वेश्चन और है, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। आगे क्या होता है, दिस वेंट ऑन फॉर सेवरल आवर्स मतलब कुछ घंटों तक ऐसा ही चलता है। अंगुलीमाल वॉज टायर्ड एट लास्ट एंड सेट डाउन। वो थक जाते हैं, जो अंगुलीमाल है, टायर्ड होता बेटे, थक जाना, एंड सेट डाउन और बैठ गए। बुद्धा स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और बुद्धा उसके सामने खड़े रहे। हिज फेस वॉज शाइनिंग, उनका चेहरा चमक रहा था। विद काइंडनेस, दयालु, जो हमारी दयालुता होती है, एक दयालुपना। फॉर द रोबर क्या होता है? डाकू। रोबर का मीनिंग होता है बेटे डाकू, जो डकैतियां करते हैं उनसे बोलते हैं रोबर। तो काइंडनेस, अभी हम साथ के साथ अपने क्वेश्चन सोल्व करते चलेंगे। द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड इज कॉल्ड काइंडनेस, तो टिक लगाना है इसमें आपने। नाउ नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, हु आस्क्ड टू बुद्धा हु आर यू मैन, तो किसने पूछा था, अभी देखते हैं। हु आर यू मैन आस्क्ड अंगुलीमाल, तो किसने पूछा बेटे? अंगुलीमाल ने। तो आंसर मिल गया आपको अगले का भी। हु आस्क्ड टू बुद्धा हु आर यू मैन, अंगुलीमाल। तो अगला क्या है, व्हाट इज द वर्ब इन द सेंटेंस ही सॉर एंड शाउटेड। बेटे ये दोनों की दोनों वर्ब है। वर्ब क्या होती है? जो भी एक तरीके से काम होता है उसे वर्ब बोला जाता है। तो ये दोनों की दोनों इसमें वर्ब होंगी, स्वॉर एंड शाउटेड। अगला है, बुद्धा वेंट टू द फॉरेस्ट टू सेव अंगुलीमाल फ्रॉम। वैसे अगर हमारे पास जब कम टाइम होता है तो हम फटाफट से आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास टाइम है तो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। जब पेपर में आपके पास कम टाइम बच जाए तो क्वेश्चन पढ़ा और उसी जैसा सा आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। Why do you travel through his forest alone? Aren't you afraid of Angulimal? Why couldn't I catch you? What magic do you possess? वो उनसे पूछते हैं कि आप मतलब अकेले क्यों यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं, क्या आपको अंगुलीमाल से डर नहीं लगता, और मैं आपको क्यों नहीं पकड़ पाया, क्यों नहीं पकड़ सकता था, क्या मैजिक है आपका, मतलब क्या जादू है, इस तरीके से पूछता है। बुद्धा रिप्लाइड जेंटली, प्यार से आंसर देते हैं, आई एम ए फ्रेंड ऑफ यूअर्स, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, एंड आई हैव कम टू द फॉरेस्ट टू हेल्प यू, मैं तुम्हें हेल्प करने आया हूँ। आई हैव कम टू सेव यू फ्रॉम अनदर फर्दर सिन, मैं तुम्हें आगे के अपराधों से मुक्ति दिलाने आया हूँ या बचाने आया हूँ। टू सेव मतलब तुम आगे और अपराध ना करो और पाप ना करो, उनसे बचाने आया हूँ। अब देखो क्वेश्चन क्या था, ये हमें क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। बुद्धा वेंट टू द फॉरेस्ट टू सेव अंगुलीमाल फ्रॉम टाइगर, रॉबर, फर्दर सिन। तो आंसर मिल गया बेटे फर्दर सिन, मतलब आगे जो पाप करने वाले, सिन होता है पाप। तो मिल गया आपको, आगे हमें पढ़ने की भी नीड नहीं है, हमारे आंसर्स मिल चुके हैं। अगला बच्चे इसका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। करंट अफेयर होता है बेटे जो आजकल हमारे यहाँ पे
देश दुनिया में क्या चल रहा है उसे कहते हैं हम करंट अफेयर, और जनरल अवेयरनेस मतलब हमें अपने आसपास की जानकारी होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, संविधान दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त। देखो बेटे ये मनाया जाता है 26 नवंबर, ठीक है, आंसर ये हो गया। अब 26 जन को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ये हमें इन सब का पता होना चाहिए, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया की कौन थी? देखो बेटे फिलहाल जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेसिडेंट फीमेल प्रेसिडेंट यानी कि महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा पाटिल जी थी, याद रखना। इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू, और ये सेकंड है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ ग्रेट किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया, हु वॉज हिज गुरु? देखो इन्होंने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे प्राचीन भारत के एक महान राजा थे, उनके गुरु कौन थे? यानी कि उनको सिखाने वाले, यानी कि उनके आचार्य कौन थे? तो बच्चे इसको हमेशा याद रखना, आपने पढ़ा भी होगा, आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य जो थे उनके गुरु थे, और उन्हीं की मदद से वो एक बहुत ही बड़ा राजा बना था, ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे इसको। नाउ नेक्स्ट वन, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इस समय होम मिनिस्टर कौन है? भारत के गृह मंत्री कौन है? तो बेटे ये है अमित शाह। कौन है? अमित शाह। और नरेंद्र मोदी जी नाम देखते ही मत कर देना, ये हमारे पीएम है। और अरविंद केजरीवाल जी क्या हैं? दिल्ली के सीएम हैं, ठीक है बच्चे। और राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं। तो इस तरीके से आपने इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट वन, जैविक खेती क्या होती है? व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? अंगों का उपयोग कर खेती करना, फार्मिंग यूजिंग ऑर्गन्स, फार्मिंग यूजिंग ऑर्गेनिज्म, फार्मिंग यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स, फार्मिंग यूजिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। तो बच्चे अंगों का उपयोग करके खेती करना नो, जीवों का उपयोग करके नहीं, कीटनाशकों का नहीं, पौधे और पशु अपशिष्ट का उपयोग करके खेती। जो बेटे पौधे होते हैं उनकी खाद, और जो पशु होते हैं, जो पशुओं की जो हिंदी में आप बोलते हो गोबर होता है, उसका वेस्ट बनता है, जो उससे खाद बना के उसका उपयोग करना जैविक खेती कहलाता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता, कोई भी कीटनाशक दवाई प्रयोग नहीं की जाती। जो पौधे हैं और पशुओं का जो अपशिष्ट है, जो उनसे बच जाता है वेस्ट, तो उसका ही खाद बना के खेत में डाला जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे। हु इज द बर्डमैन ऑफ इंडिया? भारत के बर्डमैन किसे कहा जाता है? ये है बेटे सलीम अली, इनका नाम है सलीम अली। इसके बारे में ज्यादा आपको जानकारी लेनी है, गूगल सर्च कीजिए, आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा सलीम अली को बर्डमैन क्यों कहा जाता है, और मुझे कमेंट करके बताना अच्छे से। नेक्स्ट वन, वीर बाल दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 26 दिसंबर 2022. It is related to, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2022 को मनाया गया। यह है, क्या है ये, क्यों मनाया गया? बर्थडे ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन? नहीं, ये तो कब होता है? 14 नवंबर होता है, इसलिए तो आंसर नहीं होगा। बर्थडे ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन? नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। अगला क्या है बेटा? गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह का शहीदी दिवस, यही इनका आंसर है। बच्चे इनको मुगलों ने, इन बच्चों को, जो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको जिंदा एक दीवार में लगवा दिया था, और जिससे ये शहीद हो गए थे, इनको मार दिया था उन्होंने। तो उन्हीं की याद में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2022 को मनाया जाता है। ये इनका शहीदी दिवस है, शहीद हो गए थे इस दिन वो, इसको याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है प्यारे बच्चों, सुश्रुत अ ग्रेट इंडियन स्कॉलर वॉज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ। सुश्रुत जो है एक महान भारतीय विद्वान है, किस क्षेत्र से संबंधित है? बच्चे ये हैं चिकित्सा से रिलेटेड, यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड।
नेक्स्ट वन, विच कंट्री वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022? फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? ये बच्चे जीता अर्जेंटीना ने। कौन से देश ने जीता? अर्जेंटीना ने। इसका आंसर हुआ हमारा अर्जेंटीना। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कौन से देश से जीता, किस देश के साथ इसका फाइनल में मुकाबला था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 2023 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? देखो बेटे, झांकियां निकलती हैं, आपको पता है परेड जब होती है झांकियां अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग जो स्टेट्स हैं सबकी निकलती है। तो इस बार उत्तराखंड जो राज्य है उसको फर्स्ट पोजीशन मिली। कमेंट करके आप मुझे सेकंड किसको मिली और थर्ड किसको मिला पुरस्कार वो बताएंगे। अगले में चलते हैं। ये आगे आपके ईवीएस के क्वेश्चन। ईवीएस के मैंने आपको एक वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से बेटे मैंने 3 वीडियो जो है अपलोड की हुई हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से, उनको जरूर कर लेना। ये इनमें से 4 क्वेश्चन उसी में से आए हुए हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन है जो उसमें से नहीं आया है, बाकी सारे उसी में से हैं। बेसिक से आप मैच कर लेंगे। अभी देखना, निम्नलिखित में से कौन सा बाघों और अन्य जंगली जानवरों की आबादी में गिरावट का कारण नहीं है? अवैध शिकार बिल्कुल है। Which one of the following is not the cause of decline of population of tiger and other wild animals? बेटे इसका यही है कि बाघ और जो और जानवर हैं खत्म हो रहे हैं, उनके क्या कारण है? घर बनाने के लिए जंगलों को काटना, ये भी कारण है, ये भी कारण है। पोचिंग, और ये भी कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू मेक हाउसेज, फायर इन द फॉरेस्ट, ये भी कारण है। बच्चे मुझे जो लग रहा है, वैसे तो बहुत नियर के हैं, अकॉर्डिंग टू मी आंसर होना चाहिए 4, लैक ऑफ फूड इन फॉरेस्ट। ये इसका कारण नहीं होना चाहिए। बाकी इसका आंसर श्योर नहीं हूं मैं यही है या नहीं, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर यही होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चा। bark of which tree is used to prepare the medicine of malaria? bark होती बेटे छाल। bark क्या होती है? पेड़ की छाल। अब आप कहेंगे मैम ये छाल क्या होती है, मेरे नहीं समझ में आ रहा। देखो ये पेड़ है, इसके तने पे आपने देखा होगा इस तरीके से लगी होती हैं, उनको इसको जब उखाड़ते हैं इसको ही बोला जाता है bark यानी कि छाल। मलेरिया की दवा तैयार करने के लिए किस पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने जो अपनी 3 वीडियो बनाई है वहां पे बहुत बार मतलब तीनों वीडियो में इसका आंसर है। तो इसका आंसर मुझे तो बताने की भी जरूरत नहीं है, सिनकोना। क्या है बेटे नाम? सिनकोना। सिनकोना पे, और जो दवाई है उसका नाम भी बताइए आप मुझे, कुनेन नाम की दवाई है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मलेरिया जो है किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफ्लिज के काटने से होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। मलेरिया की जगह डेंगू भी पूछा जा सकता है। और यह किसने बताया कि जो मलेरिया रोग है वो मच्छर के काटने से होता है, और इस फील्ड में एक जो चिकित्सक है उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये सारे मैंने वहां पे अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका सिनकोना। निम्नलिखित में से सांप की कौन सी प्रजाति जहरीली नहीं है? बेटे मैंने आपको 4 प्रजातियां बताई थी, और ये वाला क्वेश्चन मैंने उसमें बिल्कुल शेयर किया हुआ आपके साथ वीडियो में। नाग, करत और अफाई, ये तीनों के 3 जहरीले जानवर हैं। और ये जो अजगर है इसका आंसर होगा, अजगर जो है इसका आंसर होगा। कोबरा, कॉमन करेट, पाइथन, सोस्केल वाइपर, ये सारे के सारे जहरीले सांप हैं। केवल पाइथन ऐसा है जो जहरीला नहीं है। एक और है दुबई कुछ करके नाम था, मुझे करेक्टली याद नहीं है, ये भी जहरीला सांप है। नाग, करेत, अफाई, मैंने ये कवर किया हुआ है। अब बच्चे मैं फिर बोलूंगी, आपको ये 5 में से 5 मार्क्स लेने हैं, तो जरूर देखना उसको, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मुश्किल से 20-25 मिनट की है, ठीक है, रिवाइज कर लेना उसको। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार चंद्रमा से जुड़ा है? बच्चे ये ईद, बैसाखी, क्रिसमस, मुहर्रम, ये बताइए मुझे कौन सा त्योहार है जो चंद्रमा से जुड़ा है? ईद का या मुहर्रम का? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये तो ऑप्शन है ही नहीं और ये भी नहीं है, तो ईद और मुहर्रम में कौन सा है वो मैंने हिंट दे दिया है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपका कवर किया हुआ है। अगला है, अंतरिक्ष में जाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी होगी बेटे? अंतरिक्ष यान की। तो इस चीज को आप अच्छे से कर लेंगे। अगला चलते हैं, कौन सा
कथन महाद्वीपों के बारे में सही नहीं है। सामाजिक अध्ययन की भी मैक्सिमम वीडियो में डाल चुकी हूँ। 2 से 3 चैप्टर रहते थे आपके जो मैं नहीं करा पाई हूँ, उनको जल्द से जल्द मुझे कराना होगा क्योंकि टाइम नहीं है अब आपके पास। कौन सा कथन महाद्वीपों के बारे में सही नहीं है? इनका निर्माण पृथ्वी की गर्म गैसों के ठंडा होने से हुआ है। Which statement is not true about continents? They were formed due to cooling of the hot gases on the earth. बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी मैम, इन्होंने नहीं पूछा हमसे तो हम इसको ध्यान में रखेंगे। प्रारंभ में केवल एक बड़ा महाद्वीप था। बिल्कुल एक ही महाद्वीप था। क्या नाम था? पेंजिया। There was only one big continent at the start. महाद्वीप एक दूसरे से दूर नहीं हो रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स आर नॉट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। बेटे मैंने आपको बताया था जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, तभी तो अलग अलग बने। पहले एक था, जब ये दूर हुए तभी तो अलग अलग बने। तो ये स्टेटमेंट जो हमारी इसके अनुसार ठीक नहीं है, यही हमारा आंसर है। अगला भी पढ़ लेते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉट फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट्स। पौधे व पशु सभी महाद्वीप पर नहीं पाए जाते। तो सारी की सारी स्टेटमेंट बाकी ठीक है, केवल सी नंबर की जो स्टेटमेंट है 3 नंबर की वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द टाइप ऑफ वोल्केनो? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है? प्रक्षुब्ध, विलुप्त, सक्रिय, प्रमुख। केवल प्रमुख जो है वो इसका प्रकार नहीं है, डोमिनेंट। ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल से भी आपको पढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही समझते हैं। ये तीनों इसके टाइप हैं, बाकी नहीं है। सक्रिय जिनमें से अभी भी निकलता है, विलुप्त जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, प्रसुप्त जो शांत पड़े हैं। हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। अब निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। We know that equator is the line which divides Earth into 2 parts. देखो बेटे ये बहुत समझ के करने वाले क्वेश्चन है। पहले क्या था, मेधावी में सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे, आप पढ़ते थे आंसर लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे हमें समझ के चलना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है और इसके बीचों बीच जो लाइन आती है उसे बोलते हैं इक्वेटर लाइन। इन्होंने कहा हमें पता है कि इक्वेटर लाइन वो होती है जो 0 डिग्री पे है और जो इसको 2 भागों में बांट देती है। ठीक है। इन्होंने कहा भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। बिल्कुल ठीक बात है। सभी अक्षांश रेखाएं व्यास में बराबर होती हैं। व्यास क्या होता है आपको पता है ना? व्यास क्या होता है? देखो व्यास क्या होता है, ये पूरा जब हो जाता है इसे डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो बेटे देखो व्यास तो कम होता जाएगा। अब देखो जो 90 डिग्री पे जो रेखा अक्षांश रेखा उसका व्यास और जो भूमध्य रेखा पर मान लो देखो ऐसे जाती है ना आपकी अक्षांश रेखाएं, ये देखो इस तरीके से आपकी अक्षांश रेखाएं जाती हैं। आप मुझे बताओ अब देख के, जितना बीच का सर्कल है क्या बाकी सारा का सारा ऐसे ही जा रहा है? नहीं मैम, तो कम है, बाकी का कम है, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बराबर नहीं होता है, यही हमारा आंसर हो गया। पृथ्वी पर 179 अक्षांश रेखाएं हैं, ये भी ठीक है। सभी अक्षांश रेखाएं काल्पनिक हैं, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे सारी की सारी जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है। यही वाली बात है कि इसका जो डायमीटर है सारी उनका इक्वल नहीं होता है। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? मतलब जिसका लिमिट नहीं है, असीमित है, वो इतना जल्दी मतलब रिकवर हो जाता है, तो कौन सा है? तो वो है बेटे आपका कौन सा है? सौर ऊर्जा। जो सोलर एनर्जी है वो इसका स्रोत है। बाकी सारे के सारे अनवीनीकरणीय है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एसएसटी की इंपोर्टेंट करके इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने 3 वीडियो डाली हैं, उसमें ये सारे के सारे आए हुए हैं। प्रेरिज कहाँ का था आप बताइए मुझे? प्रेरिज कहाँ का था बेटे? उत्तरी अमेरिका का, मैंने याद करवाया था। उत्तरा ने प्रेयर की, उत्तरा ने अमेरिका में जाके प्रेयर की, तो उत्तरी अमेरिका का प्रेरिज। और दक्षिण अमेरिका क्या कौन सा था बेटे? पोम्पोज था। तो आंसर तो हमारा यही हो गया। बाकी आगे पढ़ते हैं। डांस ऑस्ट्रेलिया में डांस किया, तो हमने ऐसे याद किया था, ये भी ठीक है। स्टेप इज मध्य, ईसा ने
में जाके स्टापू खेला, तो स्टापू से स्टैपीज हमने ये भी याद किया था। अफ्रीका, प्रिया ने अफ्रीका में सावन का झूला झूला, ये हमने ऐसे याद किया था। तो हमारे सारे के सारे मैच हैं, केवल उत्तरा प्रेरी वाला यानी कि उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज होना चाहिए, इन्होंने दक्षिण अमेरिका कर दिया है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, ये आपके 5 क्वेश्चन है, वो वीडियो देख लेना, वहीं से आपके 4 मार्क्स तो 100% वहीं से कवर हो जाएंगे। तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो पोर्शन हमारे लिए नए हैं हम उन पे मेहनत करेंगे। यहाँ पे ये जो आपको 40 मार्क्स का है ये इन्हीं से कवर कर लेंगे हम। अगला है ईदगाह। पाठ के अनुसार हामिद ने मेले में क्या खरीदा? ईदगाह जो बेटा है इसका चैप्टर का राइटर कौन है? प्रेमचंद जी हैं। इसमें जो हामिद नाम का बच्चा होता है उसने मेले में से क्या खरीदा? जल्दी बताइए। चिमटा खरीदा था। क्यों खरीदा था? क्योंकि उसकी दादी के खाना बनाते वक्त हाथ जल जाते थे। बाघ आया उस रात, इस कविता के कवि कौन है? बेटे मैंने इनके राइटर्स की एक वीडियो डाली, वो जरूर देख लेना। देखो एक पूछ लिया गया है, एक वहां से कवर हो जाएगा, शायद 5 मिनट की है, देख लेना, मेधावी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो नागार्जुन। ठीक है। अगला है किसी को मारने से ज्यादा बहादुरी उसे बचाने में है। यह सीख हमें किस पाठ से मिलती है? बिशन की दिलेरी, जोड़ो सांकों वाला घर, बाघ आया उस रात, एक दिन की बादशाहत। तो बिशन की दिलेरी ऐसा चैप्टर है जिससे हमें ये सीख मिलती है। छोटी सी हमारी नदी पाठ की पंक्तियां नीचे दी गई हैं। कौन सी पंक्ति पाठ से नहीं है? छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, पहाड़ पर्वत मैदान होकर सागर में जाने को तैयार, गर्मी में घुटने भरे भिगोकर जाते पार। देखो बेटे, रात को हुआ कर उठते सियार। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, प्लीज चेक इट, अपनी बुक में जरूर चेक कर लेना। अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वन, पाठ्य पुस्तक अनाज, रामायण, गेहूं, इन शब्दों के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? बेटे संज्ञा पूछी है, मुझे श्योर है कि आपको संज्ञा आती होगी, नहीं आती तो कोई बात नहीं, एक संज्ञा पे बहुत ही अच्छे से वीडियो बना के मैं डाल दूंगी। अब पाठ्य पुस्तक देखो बच्चे, पाठ्य पुस्तक एक संज्ञा है। अब कौन सी संज्ञा है? संज्ञा के 3 टाइप है, आपको पता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक तो ये नहीं है। व्यक्तिवाचक अगर मैं कहती रिमझिम, मान लो आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम है, या फिर मैं गणित का जादू, इस तरीके के नाम यूज करती तो वो व्यक्तिवाचक होती। अब किसी भी सिंपल पाठ्य पुस्तक की बात करी है तो ये क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, ये स्टेटमेंट ठीक है। अनाज, अब अनाज भी बहुत सारे बेटे, गेहूं का अनाज, चावल का अनाज, बाजरा, बहुत सारे अनाज है, ये भी कॉमन है। जो चीज कॉमन है वो जातिवाचक है, तो ये कॉमन है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल ठीक है। रामायण, अब बेटे रामायण एक ग्रंथ का नाम है, ये केवल एक ही है, तो ये जो स्पेशल होती है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या होगी बेटे? व्यक्तिवाचक, बिल्कुल ठीक है। अगला है गेहूं। अब बच्चा गेहूं एक अनाज का नाम है, पर्टिकुलर, विशेष, तो ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा बच्चे? व्यक्तिवाचक। लेकिन आपके इसमें दिया हुआ है गेहूं जातिवाचक संज्ञा है, तो यही हमारा आंसर है, यही विकल्प हमारा सही नहीं है। अब अगले में चलते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम तोप्सी तुर्वे लैंड? इसका पोएट कौन है? ये भी याद करने पड़ेंगे हमें। H.E. विल्किंसन, ये इसके पोएट है, याद कर लेना। वेयर वॉज रॉबिन क्रूसो, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने इंग्लिश का जो इंपोर्टेंट डाली है एक वीडियो, उसमें कवर किया हुआ है, थोड़ी और डाल दूंगा मैं क्वेश्चंस की। अलोन ऑन एन आइलैंड, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। गुलिवर अ सेलर वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जायंट्स, इसका आंसर ये है। विच पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा पेयर है जो रॉन्ग मैच हो गया है? बंच ऑफ फ्लावर, बंच ऑफ फ्लावर कभी नहीं होता बेटे, बुके ऑफ फ्लावर्स होता है। ठीक है, तो यही हमारा अनमैच्ड है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बिल्कुल ठीक है। क्योर ऑफ सिंगर्स, ये भी ठीक है। स्कूल ऑफ फिश, ये भी ठीक है। तो आप मुझे पता है ये वाला करते हैं आंसर, तुक्के नहीं मारने हैं, ये वाला आंसर होगा इसका। सेलेक्ट द वर्ड दैट डजंट मीन सेम एज अनहैप्पी। अनहैप्पी होता है बेटे उदास, तो सैड भी उदास होता है, डिजेक्टेड भी उदास होता है, सोरोफुल भी उदास होता है, फ्राइटेंड मतलब होता है डरा हुआ, तो यही इसका आंसर है। प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि सब दोस्तों को अच्छे से सीखने को मिले
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, आपका टॉपिक वाइज मैं करवाऊंगी। रीजनिंग पहले हम कंप्लीट करते हैं, साथ साथ अर्थमेटिक के वीडियो करेंगे, तो साथ साथ हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अब जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए।